तय होती हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपने इंडिपेंडेंट जीत लिया है और आपको अपनी कीमत लगाने में कोई परहेज नहीं है, तो समझिए आपकी तो लॉटरी लग गई है। हम लीडर चुनते हैं और अपनी पूरी चाबी उनको सौंप देते हैं। अब उनके ऊपर होता है कि वो कौन सा मुद्दा लेकर आएंगे जिनसे घरों से निकलकर हम सड़कों पे उतर आएंगे। हम लीडर चुनते हैं और अपनी खुशियों की चाबी उन्हें दे देते हैं, और उनके हाथ में होता है कि वो अराजकता फैलाएंगे या वो क्या करेंगे, वो कैसे हमारी खुशियों को, हमारे दुख को कैसे हैंडल करेंगे, ये सब हम उनको दे देते हैं। हम उन्हें वोट डालते हैं और साथ ही हम अपना धागा, एक डोर भी उनको पकड़ा देते हैं कि अब आप जैसे चाहो हमें कठपुतली की तरह नचा सकते हो, और हम नाचते रहते हैं। मेरा नाम रितु जायसवाल है, मैं मुखिया हूँ। मुखिया जानते हैं, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई जो कि इलेक्ट होती है और पंचायतों को रिप्रेजेंट करती है। तो वो बाकी की जगहों पे सरपंच और प्रधान कहते हैं, बिहार में मुखिया कहते हैं। मुखिया बनने से पहले मैं दिल्ली, आपके ही दिल्ली जैसी, खेलगांव जैसी जगह में रहती थी। मुझे नहीं पता था कि गांव कैसा होता है, या गांव की तकलीफ़ें क्या है, या गांव में लोग कैसे रहते हैं। मैं भी दिल्ली की हौज खास की किटी पार्टियाँ और सोशल्स और जिम जाना, यही मेरा लाइफ स्टाइल था, क्योंकि उसके पहले सच में मुझे नहीं पता था कि गांव होता कैसा है। और एक बार गांव देखने की इच्छा लेकर के मैं बिहार, जो कि मेरा बर्थ प्लेस है, मैं वहाँ पे जाती हूँ, और वहाँ के जो कंडीशंस होते हैं, मैं वहाँ पे ये देखती हूँ कि लोगों ने काली सड़क के बारे में नहीं सुना। एक ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, पीने की पानी नहीं होती है, लोग टॉयलेट का यूज़ भी किया जाता है, ये भी उन्हें नहीं पता होता है। और शायद ये भी पहली बार होता है कि एक देश के एक ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ दिल्ली से एक गांव में जाती है और वहाँ के हालात देखकर वहाँ से भागने के बजाय कि छी राजनीति कितनी गंदी चीज़ है और यहाँ उतरना गंदगी में उतरने जैसा है, ऐसा ना बोल करके वो निर्णय लेती है कि वही पंचायत में इलेक्शन को फाइट करेगी और मुखिया बन करके उसको बदलाव के लिए काम करेगी। बात यही ख़त्म नहीं होती है, चैलेंज यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मैं मुखिया बनती हूँ, लोगों के लिए जब मैंने नॉमिनेशन डाला और मैंने वहीं से अपने पति को फ़ोन किया कि अब मैं दिल्ली नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे बदलाव के लिए काम करना है। क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है वो कह रहा है कि मैडम दिल्ली से आकर के भाषण देना तो बहुत आसान होता है, पर यहाँ पे काम करके देखिए। तो मैंने भी कह दिया कि अब तुम अपना वोट समेट ही लो, क्योंकि अब मैं यहाँ से काम करके ही जाऊँगी। पहले तो लोगों ने मुझे डराया कि मैडम यहाँ जाति के नाम पे वोट डलता है, और यहाँ 14,000 का ये पॉपुलेशन का ये गांव है और आपकी जाति के मात्र 5 घर यहाँ हैं, आप इलेक्शन तो जीत ही नहीं सकते हैं। या तो पार्टी के नाम पे डलता है, या जाति के नाम पे डलता है, या पैसे के नाम पे डलता है। मैंने कहा कि जाति तो मेरी ख़त्म, 5 ही घर हैं, पार्टी मैं किसी को ज्वाइन करने वाली नहीं हूँ, और पैसा वो भी मैं खर्च करने वाली नहीं हूँ। जहाँ अगला जो मेरे अपोजिट था उसने 40 लाख रुपए खर्च किए थे, वहाँ मेरे सिर्फ 18,000 रुपये खर्च हुए थे पूरे इलेक्शन में। मैंने लोगों से सिर्फ इतना कहा कि आज तक तो आपने जाति, पार्टी, पैसे पे अपने वोट को बेचा है, एक बार विकास के नाम पे वोट को दे करके देखिए। क्योंकि अब तक आपने जिस मुद्दों के लिए वोट दिया है तब भी हालात ये हैं कि आपके पास न रोड है, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, आपके पास कोई बेसिक सुविधा तक नहीं है। जो जिंदगी जीने के साथ जो अधिकार हमें मिले वो बेसिक सुविधा तक आपके पास नहीं है। और सच मानिए कि लोगों ने इतने वोट दिए कि मेरे जीत की मार्जिन 2000 वोट की थी। जहां पंचायतों में 40 या 50 वोट की मार्जिन होती है जीत की, वहां 2000 वोट से जीतना बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये है कि हम जातियों में, पार्टियों में अपने वोट को नहीं बांटते, ये वोट मांगने वाले हमको बांटते हैं। क्योंकि जब एक गांव के लोग इस बात को समझ सकते हैं कि कौन हमारी भलाई के लिए बात कर रहा, हम इस बात को क्यों नहीं समझ सकते। आज हमें ये बोलने के लिए बुलाया गया है कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको इसके बारे में बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे आप चुन सके कि एक बेहतर लीडर कौन है। ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए।
जब एक अनपढ़ गंवार गांव के सीधे साधे लोगों को ये बात समझ में आती है और रितु जायसवाल जैसी एक लड़की दिल्ली से निकल करके गांव में जा करके मुखिया बनती है, ये बात क्या आपको नहीं समझ में आती कि लोग कैसे आपको बांटने का काम कर रहे हैं? कैसे आप घरों से निकलकर सड़कों पे आने के लिए विवश हो गए हैं? देखिए, दो चीज़ों में बस हमारा देश बट गया है। बोलना नहीं चाहती, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हमेशा ही कभी कास्ट की मैंने परवाह नहीं की, कौम की मैंने ट्रेडिशनल बातें, मैंने इस तरह की रिलीजियस बातें मैंने नहीं की कभी भी। और आज ये कहना पड़ रहा है कि आज हम दो भागों में बट गए हैं। तीसरा फ्रंट हमने छोड़ा ही नहीं है। या तो कोई हिंदुत्व के नाम पे वोट ले रहा है, कोई अपोजिट मुस्लिम वोट को पोलराइज करने में लगा है। जो एक मुद्दा किसी का मैनिफेस्टो हो सकता है तो वो अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए, लेकिन अपोजिट में जो रोड पे लोग उतरे हैं वो छात्र अपने जेन्युइन कंसर्न के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम और आप अपने जेन्युइन कंसर्न के लिए लड़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो नेता है, जो लीडर जुड़ा हुआ है, उसको लगता है कि चलो उधर हिंदू वोट पोलराइज हुआ है तो एक मौका है मुस्लिम वोट को पोलराइज कर लो। पर हमें तो नहीं बटना है, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें तो नहीं बटना है। या फिर कोई तीसरा फ्रंट ऐसा क्या है, मुझे ना हिंदू की तरफ जाना है ना मुसलमान की तरफ जाना है, मुझे बस विकास की तरफ जाना है। तो हमारे लिए एक तीसरा फ्रंट क्या है? क्या हमने छोड़ा है? नहीं छोड़ा है हमने, ये हमारी गलती है। हमेशा दूसरों को दोष देने से काम नहीं चलेगा, गलती हमारे अंदर ढूंढनी पड़ेगी। मैं गांव में गई और वहां पे मुद्दा, आपको क्या लगता है 2G 3G और बफर्स घोटाले सबसे बड़े घोटाले होते हैं? आपको मैं बताती हूँ कि उससे भी बड़ा घोटाला ये होता है जब एक गांव में एक बुजुर्ग 15 किलोमीटर पैदल खाली पैर ब्लॉक चल करके जाता है, उसके पैरों से खून कई बार निकल आता है क्योंकि उसके पास 20 रुपये नहीं होते हैं कि वो ऑटो लेकर के ब्लॉक तक जाए, लेकिन वो अपने हाथ में 100 रुपये का नोट बड़ी मजबूती से दबा के रखता है क्योंकि उसको पता है कि RTPS काउंटर पर जब वो जाएगा तो बिना 100 रुपये ढीला किए हुए उसका वृद्धा पेंशन पास नहीं होगा। ये करप्शन सबसे बड़ा करप्शन है और आपको जानना चाहिए कि 65% लोग जो गाँव में रहते हैं वो कैसे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए और आपको इसकी परवाह होनी चाहिए और आपके ऐसे लीडर को आपको चुनना चाहिए जो 65% लोगों के बारे में सोचते हैं, जो ये सोचते हैं कि ये हमारे बदलाव के लिए हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि भूख क्या होती है। मेरे पास कुछ महीने पहले एक महिला आती है और वो मुझसे कहती है कि मैडम जी, मेरा बच्चा कुछ दिनों से बीमार है, उसे बुखार है, 3 महीने से डीलर ने हमें राशन में सिर्फ चावल दिया है, गेहूं नहीं दिया है, इसलिए 3 महीने से हमने रोटियां नहीं खाई हैं और आज मेरा बेटा बीमार है, बुखार से तड़प रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, वो रोटी रोटी कह रहा है। तो मैडम कुछ रोटी दे दो ताकि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। क्या इस प्रॉब्लम के बारे में भी सोचा है, कभी फील किया है? आपने सुना कि मैंने अभी क्या कहा कि 3 महीने से किसी ने रोटी नहीं खाई है और मैं इसी देश के इसी गांव से की बात कर रही हूँ, मैं कहीं बाहर की बात नहीं कर रही हूँ। ये हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा है? ये कैसे आखिर पीडीएस सिस्टम है। पीडीएस सिस्टम में प्रति व्यक्ति जो बीपीएल के अंदर में आता है उसको राशन का अधिकार है, 1 यूनिट राशन का अधिकार, इसमें 3 किलो चावल और 2 केजी गेहूँ आता है। क्या हमें इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है? हमारा प्रॉब्लम हमारे गांव में क्या है? शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटल में चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। लेकिन कहाँ से ऐसा होता है कि इलेक्शन का जब वक्त आता है तो पूरा राष्ट्रमय हो जाते हैं, हम लोग भक्तिमय हो जाते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है और हम अपनी भूख को भूल जाते हैं, पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार को भूल जाते हैं, स्कूलों में शिक्षा के अभाव को भूल जाते हैं, चिकित्सा को भूल जाते हैं और राष्ट्रमय होकर के हम अपने एक व्यक्ति को वोट दे देते हैं। एक गाँव के लोगों को भी समझ में आता है कि ठीक है, जब आप अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढने जाते हैं या बहन के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप लड़के को देखते हैं या लड़के के पिता को देखते हैं? अच्छा, मान लीजिए कि लड़के के पास बहुत जायदाद है, लड़के का पिता बहुत बड़ा ऑफिसर है और लड़का शराबी है, नाले में ही पड़ा रहता है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे अपने बहन के हस्बैंड के लिए या बेटी के पति के लिए चुनेंगे क्या? नहीं। अब इसको उल्टा कर देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कि लड़का बहुत मेहनती है और मेहनत करके एक अच्छा जॉब निकाल लिया है और पिता जो है उसका वो शराब पी के नाले में पड़ा रहता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति से आप अपनी बहन की या बेटी की शादी करेंगे? कर लेंगे वहाँ पे।
वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम पिता को देख करके, मैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रही हूँ, जब उसको चुनने की बात होती है तो हम देश को सर्वोपरि रख के पिता को क्यों देखते हैं? गेटिंग? हमें हमारी जब बकरी खो जाएगी या भैंस खो जाएगी या हमें किसी से हमारी मारपीट हो जाएगी, तो क्या हम दिल्ली में आकर के पिताजी को बताने जाएंगे कि हमारे साथ ये हुआ है? इमेजिन। लेकिन तब भी जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ कि 3 महीनों से जिसे राशन नहीं मिला था, गेहूं नहीं मिला था, उसको भी मैंने पूछा कि तुम वोट किसको डालोगी? तुम्हारे पास और भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। तो नहीं जी, हम तो पिताजी को ही वोट डालेंगे। तो जब पिताजी को ही वोट डालेंगे, आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं देखेंगे, तो आपको ये हालात से गुजरना पड़ेगा। तो ये हमें डिसाइड करना है कि क्वालिटीज़ जो आप देखते हैं कि लीडर्स में क्या होनी चाहिए, वो क्वालिटी पहले फिंगर अपनी तरफ आउट करना होगा कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि हम सही लोगों की पहचान कर सकें। चाहे वो किसी पार्टी से हो, इंडिपेंडेंट हो, वो पैसे नहीं खर्च कर सकता हो, लेकिन उसके अंदर एक काबिलियत हो कि वो हमें प्रोटेक्ट करके रख सकता है, हमारी मांगों के लिए लड़ सकता है, फाइट कर सकता है और हमें सेव करके रख सकता है। यही तो क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर में, इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं चाहिए। अब मैं एक बात बताती हूँ, मुझे मेरे गांव से कुछ दिन पहले कुछ महिलाओं ने बुलाया, गांव बगल के में, जिस पंचायत में मैं मुखिया हूँ, वहाँ बगल के पंचायतों से मुझे वहाँ पे बुलाया गया कि मैडम आपसे बात करनी है, आप अपने पंचायत में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो हमें भी बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा और आपकी तरह एक अच्छा नेता लीडर हम कैसे चुन सकते हैं। मैं भी गई, मुझे जाने में लेट हो गया था, शाम के 7 बज गए थे, ठंड था, अंधेरा हो गया, तो फिर भी मैंने देखा महिलाएं एकदम भरी पड़ी थी सुनने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं जी, आप भ्रष्टाचार को छोड़ दो, वो तो खत्म नहीं होने वाला, और ना ही आप बेहतर लीडर चुन पाएंगे। कह रहे मैडम जी ऐसे कैसे, हम तो बड़ी उम्मीद लेके आपसे बताए थे कि आप अच्छी अच्छी बात करेंगे, अब सुना है कि आप हर जगह जाती हैं और खूब अच्छी बातें करती हैं। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं होगा, क्योंकि गलती ये है कि आप नेता नहीं चुनते हैं, आप लीडर नहीं चुनते, आप रिश्तेदार चुनते हैं। कैसे रिश्तेदार चुनते हैं कि जब आपके घरों में आपकी बेटी की शादी होती है या आपके बेटे की शादी होती है या मुंडन होता है, तो आपको विधायक जी को बुलाना होता है। आप विधायक जी को या किसी भी नेता को बुलाइए, बुराई नहीं है, लेकिन आप उसके अच्छाई से प्रभावित होकर के बुलाते हैं तो अच्छी बात है, आप उसकी ऑनेस्टी से प्रभावित होकर के बुलाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप क्यों बुला रहे हैं नेताजी? अगर आपके घर से नेताजी को तो आना है, क्योंकि बैठे बिठा वहाँ वोट बैंक मिल जाता है ना, खर्चा भी नहीं करना, शादी का मंडप लगा है, सारे लोग बैठे हैं और आप अपनी बात को वहाँ पे रख पाते हैं। तो अब करना क्या होता है कि आप वहाँ पे बुलाते हैं और अगले दिन आप चौक चौराहे चाय की दुकान पे बैठ के बड़े चौड़े होके बोलते हैं कि नेताजी कल विधायक जी आए थे, बेटी का ब्याह था, विधायक जी आए थे, काला रसगुल्ला नहीं खाए, उजर का रसगुल्ला खाए। आपको ये नहीं बताना है कि विधायक जी कड़क का रसगुल्ला खाए थे कि उजर का रसगुल्ला खाए थे, आपको बस चौड़ा होना है कि विधायक जी हमारे बेटी के ब्याह में घर आए थे। तो आप रिश्तेदार मत चुनिए ना। क्या हमारे घर में हमारे नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, ताई चाचा कम पड़ जाते हैं कि हम अपने स्टेज की और मंडप की शोभा बढ़ाने के लिए हम अपने विधायकों को, नेताओं को अपने घर पे बुलाते हैं? हम उस दिन बदलाव होगा, मैंने कहा उस दिन बदलाव होगा जिस दिन आप इन्हें, आपसे पूछेंगे, इनको तो आना है, उनको तो सजा सजाया महफिल चाहिए, उनको तो आना है, वो पूछेंगे मिश्रा जी, वर्मा जी, सुना है आपकी बेटी की शादी तय हो गई है, लेकिन आपको ये कहना है कि हाँ विधायक जी हमारी बेटी की तो शादी तय हो गई है, लेकिन उसके लिए मेरे घर में मेरे रिश्तेदार काफ़ी हैं, आप जाइए और जाके नाला और रोड बनवाइए और कीचड़ साफ करवाइए, ये आपका काम है। करनी पड़ती। और जिस दिन आपके द्वारा इन नेताओं को खदेड़ा जाएगा कि आपका काम ये नहीं वो है, और आप भी ज़्यादा ताली ना बजाए और ना हंसे, जब आपको शोरूम के फीते कटवाने होते हैं ना और सेल्फी लेना होता है मिनिस्टर साहब के पास, तो आप भी यही करते हैं। जिस दिन आप रियल हीरो को चुन करके सेल्फी लेंगे और रियल हीरो को चुन के फीता कटवाएंगे, उस दिन आप इन चीज़ों से मुक्त हो पाएंगे। तब आप कहेंगे कि हमने सही लीडर चुना है, हमें ये क्वालिटी थी परखने की और हमने परख के अपने लिए सही लीडर चुना है। एक अच्छा हीरो क्या एक झाड़ू साफ से झाड़ू लगाने वाला नहीं हो सकता? एक अच्छा लीडर क्या सही तरीके से टैक्सी ड्राइव करने वाला नहीं हो सकता? एक अच्छा व्यक्ति क्या, जो भी हम लोगों के बीच में बैठा, एक बेहतर टीचर, बहुत सारे टीचर हैं लेकिन जो अच्छी तरह
तरह से अपने कर्तव्य को समझता है, अपनी ड्यूटी को समझता है, वो भी लीडर हो सकता है। तो कभी एक जो आप लोग चलाते हैं ना फेसबुक पे, ट्रेंड हो जाता है, कभी एक ट्रेंड ये भी करके देखिएगा कि हमने अपने स्वीपर के साथ सेल्फी लिया, हमने अपने स्कूल के जो हमारे हॉस्टल के कुक के साथ सेल्फी लिया क्योंकि बहुत अच्छा खाना बनाता है, माँ की याद ही नहीं आती है। और या हमने बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि सही मायने में उस भीड़ में एक व्यक्ति होता है जो अलग काम कर सकता है, वो हमारा सही हीरो हो सकता है। तो कभी ऐसे हीरो को प्रमोट करके देखिएगा। और हमें तलाश इसकी करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने में क्या क्वालिटी है, हमें अपनी नज़र को परखने की ज़रूरत है। जो गलती हम हर बार करते हैं, सारी बात हो जाएगी, फिर इलेक्शंस आएंगे, फिर मुद्दे बनेंगे और उस मुद्दे से प्रभावित होकर के हम वोट दे डालेंगे, जबकि हम अपनी जो ज़मीनी हकीकत है उसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देंगे। तो ये हमें सोचना है। और रही बात यूथ को कैसे कहा जाए कि अगर जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनके दिमाग में कभी आता है कि आपको मुखिया बनना चाहिए? जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको लगता है कि कभी वार्ड मेंबर्स बनना चाहिए? नहीं, आपको लगता है कि सीधा एमपी बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए? अरे सच में देश को समझना है, सच में अगर लगता है कि हमारा देश क्या है, उसको जानना है, उसकी तकलीफ क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है, तो जड़ों में जाइए। और जड़ हमारा गांव में है, गांव में जाइए। और जो आकर के आगे काम करना चाहते हैं एज ए पॉलिटिशियन, अपना करियर भी ढूंढ रहे हैं या सच में देश को बदलने के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक छोटे से यूनिट से शुरुआत करिए। एक पंचायत का वार्ड मेंबर बनिए, जाकर के एक मुखिया बनिए, सरपंच प्रधान जो भी आप कहते हैं वो बनिए, और वहाँ से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करिए और वहाँ से बदलाव के लिए काम करिए। और अब मैं और ज़्यादा बक नहीं करूँगी, मुझे लगता है कि मैंने बहुत वक्त ले लिया है। थैंक यू सो मच।